विपक्ष ने तो कहा कि आपने तो पूरा 22 जनवरी को पॉलिटिकल एकदम इवेंट बना दिया उसको, इसीलिए वो लोग नहीं गए उसमें एक तरीके से। देखिए, जो बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जो बुद्धि मती मारी गई है इनकी। मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट है नहीं, सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हो, आनंद फानंद में चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया वहाँ। बीजेपी ने जो इस मूवमेंट से अपने आप को एसोसिएट किया, उसकी क्रेडिट को आप नहीं छीन सकते बीजेपी से। ये क्योंकि बीजेपी का कोई फैसला तो था नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था कि राम मंदिर बनेगा, उस जजमेंट उस पक्ष में आया। तो बीजेपी अगर जाए लोगों के बीच में कि हमने बनवा दिया, हमें वोट दो, तो इसका श्रेय बीजेपी को कैसे जा सकता है? सवाल ये उठ रहा है। आप श्रेय मत दीजिए ना, आप सिर्फ ये देखिए कि कौन किसके पक्ष में है। हम तो जाके नहीं बोले कोर्ट में कि राम सेतु एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप मंदिर जाए तो ठीक, और कांग्रेस के नेता मंदिर जाए तो चुनावी नहीं, ये तो हमने कभी नहीं बोला। मंदिर जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, आप उस नाम पे वोट ले रहे हैं, कम्युनलाइज करते हैं, तो वो उनका भी तो एलिगेशन है। ये एक बात बताइए, दंगे का इतिहास उठा लीजिए। मौजूदा सरकार में अगर इतना ही काम हो रहा है माइनॉरिटी को लेकर, तो मुसलमान इतना डरे क्यों है इस वक्त? क्योंकि देखिए, एक सिस्टमेटिक कैंपेन हमारे खिलाफ चलाया जाता रहा है। मुसलमानों को लेकर अगर मोदी सरकार इतना ही कंसर्न है, तो एक भी मंत्री क्यों नहीं है? देखिए, ये मैटर नहीं करता। मंत्री तभी होंगे ना जब आप जीत कर आएंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और संवाद पर आप सभी का स्वागत है। देश इस वक्त राममय माहौल है, चारों तरफ जहाँ सुनिए राम की भक्ति के धुन हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ये ऐतिहासिक मौका जो आया। इन सब के बीच अब क्योंकि आगे चुनाव है और बीजेपी इस चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी इसको भुनाने के लिए। तो आखिर क्या कुछ बीजेपी की स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कुछ मुद्दा है? विपक्ष ने जिस तरीके से एक तरफ बॉयकॉट किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त फिजा में तैर रहे हैं। और इन सब सवालों के साथ हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के नेता और नेशनल मीडिया रिलेशंस डिपार्टमेंट के सदस्य और साथ में नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर यानी पीएम मोदी के ऊपर बायोग्राफी ऑथेंटिक लिखने वाले ऑथर हमारे साथ सुदेश वर्मा जी है। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, इस वक्त देश जो है पूरा भक्तिमय माहौल है, राममय माहौल है, तो ऐसे में बीजेपी को क्या लगता है कैसे वोट काटा जाए? इस पर फसल जो है वो किस तरह के लहलाते हुए? देखिए, आपको पता है, सीनियर पत्रकार हैं आपकी, बीजेपी ने फॉर्मली पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर के लिए जो एजिटेशन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, उसको समर्थन किया था। और एक बहुत सोची समझी चीज़ थी, क्योंकि राम जो हैं, जिसको हम हिंदू भगवान मानते हैं, लेकिन जो भी भारतवर्ष में रहते हैं वो राम से अलग नहीं है। आप मुसलमानों की भी बात करिए तो बड़े इमाम मानते हैं श्री राम को। श्री राम एक सांस्कृतिक पुरुष है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, श्री राम प्रवेश कर चुके हैं। वो आपके कल्चरल हेरिटेज के रूप में, उस मोरालिटी के रूप में। अगर भारत के संविधान की बात करिए, आज आप कोर्ट की बात करिए, जो कानून है, वहाँ भी आपको श्री राम दिखेंगे। तो श्री राम पर राजनीति की तो बात ही नहीं है। होना चाहिए, हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं और वहीं हमें मरना है, उस धरती से जुड़े हुए हैं, तो उस धरती के जो सांस्कृतिक पुरुष हैं सबसे बड़े, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि राजनीति नहीं समझना चाहिए, हमारी आस्था समझनी चाहिए। और हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी आस्था को आगे बढ़ाए। लेकिन विपक्ष ने तो कहा कि आपने तो पूरा 22 जनवरी को पॉलिटिकल एकदम इवेंट बना दिया उसको, इसीलिए वो लोग नहीं गए उसमें एक तरीके से। देखिए, जो बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जो बुद्धि मती मारी गई है इनकी। आप क्या कर रहे हैं? अगर न भी आपको बुलाया जाता हो तो आपको आना चाहिए था। ये तो गलत है ना, क्योंकि श्री राम तो बीजेपी के नहीं हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। और आप भी उसी, जो हमारी संस्कृति है, उसी का पार्ट हैं। उसी धरती पर आप भी हैं, आपको राजनीति भी उसी धरती पर करनी है। तो आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इसको राजनीतिक से अलग क्यों नहीं देख पाते? और इतना बड़ा जहाँ पर एक मंथन हो रहा है, एक इतना नायाब चीज़ जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, अच्छा है मोदी जी के हाथों से हुआ, तो आप इसमें क्यों नहीं होना चाहेंगे? क्यों राजनीति की आपने? ये प्रश्न तो देश की जनता पूछेगी। इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं थी, आना चाहिए था।
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि 2024 का चुनाव है और मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट है नहीं, सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हो, आनंद फानंद में चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया वहाँ। तो सवाल ये उठ रहा है, हम प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले कौन होते हैं? देखिए, एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने सारा कुछ डिसाइड किया, प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, और उसके बाद हमेशा ये प्रश्न उठेगा कि अभी क्यों, इसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि ये तो शुरू से ही कमिटमेंट था, शुरू से अनाउंस था कि ऐसा होगा। और हमने फिर से बोला कि हमें श्री राम को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, श्री राम हमें बसते हैं और लोगों को पता है कि कौन भारत की संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, कौन भारत के उत्थान के लिए कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। ये 24 में नहीं होता, मान लीजिए 25 में होता, 26, जब कभी भी होता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीजेपी ने जो इस मूवमेंट से अपने आप को एसोसिएट किया, उसकी क्रेडिट को आप नहीं छीन सकते बीजेपी से। ये बहुत सोची समझी एक समझ जो हमारे नेताओं में पैदा हुआ, बहुत अच्छी समझ थी, और उस समझ को आप अलग नहीं कर सकते। समझ उनमें क्यों नहीं आई, ये प्रश्न हमेशा चलेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उद्घाटन आज हुआ या कल होता। आप क्या बीजेपी को इस मूवमेंट से कभी भी अलग कर पाएंगे? जब भी राम जन्मभूमि का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस मंदिर का इतिहास लिखा जाएगा, आज नहीं, आज से हजारों साल बाद भी, तो जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, क्या इसको कोई नकार सकता है? लेकिन ये क्योंकि बीजेपी का कोई फैसला तो था नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था कि राम मंदिर बनेगा, उस जजमेंट उस पक्ष में आया। तो बीजेपी अगर जाए लोगों के बीच में कि हमने बनवा दिया, हमें वोट दो, तो इसका श्रेय बीजेपी को कैसे जा सकता है? सवाल ये उठ रहा है। आप श्रेय मत दीजिए ना, आप सिर्फ ये देखिए कि कौन किसके पक्ष में है। हम तो जाके नहीं बोले कोर्ट में कि राम सेतु एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसके साइंटिफिक एविडेंस हैं कि ये कोरल ब्रिज था कभी, उसको भी आप बोलते हैं श्री राम सेतु एग्जिस्ट ही नहीं करता है। श्री राम एक कल्पना मात्र हैं। हम तो कल्पना मात्र कभी नहीं माने, हम तो हमेशा श्री राम को एक जीता जागता स्वरूप मानते हैं भारत का। 1990 में कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में कहा था कि हम लीगली उसके पक्ष में हैं, मंदिर के पक्ष में, तो कांग्रेस ने कोई विरोध तो किया नहीं कि हम वहाँ पर मंदिर ना बने। तो फिर आप कैसे उसको एंटी राम मंदिर बना देंगे? हम एंटी नहीं बोल रहे हैं। आपकी क्या आस्था है लोग जानती हैं। आप कुछ भी बोलिए, आप एक चुनावी हिंदू बन जाइए। आपने कार्य की फैसिलिटेट किया क्या? मान लीजिए कोर्ट ने ही डिसाइड किया, ठीक है, क्या आपने फैसिलिटेट किया? आपने तो कोर्ट में रोका था। 2019 का चुनाव आपको याद होगा कि नहीं, कोई फैसला नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। आपने बोला, हमने नहीं बोला कि फ़ायदा होगा नहीं होगा, और इस कारण से आपने अड़चने पैदा करने का प्रयास किया हर समय। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप राम के खिलाफ है, राम के खिलाफ कोई भी इस देश में नहीं हो सकता है, ये हमारा मानना है। लेकिन तो आप क्यों क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को? लेकिन सर, पहली बार ताला वहाँ का जो राम जन्मभूमि का जो ताला फर्स्ट टाइम उस समय खुला था जब राजीव गांधी पीएम थे और यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। तो इसका श्रेय तो देंगे ना, आपके नहीं देंगे? ताला क्यों खुला था? कोर्ट का ऑर्डर था। नहीं, आपको पता होगा ना क्यों खुलवाया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसके पहले भी कुछ देश में हुआ था, शाहबानो केस हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कांग्रेस ने बदल दिया था। वहाँ सबने बोला कि कांग्रेस जो है एकदम गलत राजनीति कर रही है और मुसलमान पक्ष की राजनीति कर रही है, कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है। जो शाहबानो एक गरीब महिला 70 साल से भी बड़ी, उसको आप मेहनताना जो कंपनसेशन होता है मेंटेनेंस का, वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके लिए नहीं, शरीयत लॉ ही प्रिवेल करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल दिया। उसके बाद राजीव गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने बताया नहीं, हम कुछ हिंदुओं के भी कर दो। यही था ना परिवेश, बैकग्राउंड तो यही था। तो कमिटमेंट आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम क्यों बात कर रहे हैं? आप बीजेपी, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ बीजेपी का, क्यों क्रेडिट लूँ? क्रेडिट लेने के लिए हमने नहीं किया, ये हमारी आस्था है। आप क्रेडिट दे रहे हैं कि बीजेपी नहीं क्रेडिट ले रही है इसके लिए। बीजेपी कुछ भी करेगी तो निश्चित ही बहुत भव्य तरीके से करेगी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है इस देश के लिए, और उस मोमेंट को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर कांग्रेस अपने आप को अलग रखी तो ये कांग्रेस की दिक्कत है, उसे सोचना चाहिए। या हमें नहीं बोल सकते हम कांग्रेस को मना करें। क्रेडिट लो ना, आओ बोलो तुमने क्या किया। तुमने बोला राम से तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम तो राम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तुमने हर अड़चने पैदा की, उसके बाद भी भगवान श्री राम का प्रताप है कि आप आपको लगता है कि
चाहे राम सेतु का कांग्रेस ने जिस तरीके से कोर्ट में एक विरोध वाला स्टैंड रखा या इस तरह की चीज़ें रही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा जनता के हालात में। कांग्रेस को अपने देश की संस्कृति की समझ नहीं है, और ये समझ तभी आएगी जब इस देश की धरती से जुड़िएगा। चुनावी हिंदू बनने से नहीं होगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इस देश में पैदा हुए हैं तो इसकी संस्कृति आपको खुद आती है। नहीं तो मतलब आप मंदिर जाएं तो ठीक, और कांग्रेस के नेता मंदिर जाएं तो चुनावी नहीं, ये तो हमने कभी नहीं बोला। मंदिर जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता। कोई धर्म में नहीं बोलता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में नहीं बोलता मंदिर जाइए आप। भगवान तो यहाँ हमारे बसते हैं, हम भगवान का एक्सटेंशन है, हम ये मानते हैं, हमारी फिलॉसफी ये है। एक तो हम भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा होता है कि हम उस रूप में देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं, और हम भगवान की आराधना करते हैं क्योंकि भगवान की आस्था में। तो आपके हिसाब से कौन है वो चुनावी हिंदू जिसको आप कह रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेताओं को, चाहे राहुल गांधी को लेकर के आप कह रहे हैं या अलग अलग नेताओं पे ये बयान, तो चुनावी हिंदू मतलब क्या आपके हिसाब से? जो आपके कोट के ऊपर और टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनको ये नहीं पता कि जनेऊ अंदर पहना जाता है, दिखाने की चीज़ नहीं है। जनेऊ का एक फंक्शन है। वो कभी तो अपना क्रॉस बना लेते हैं दिखाने के लिए, कभी चले जाते हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के बीच में बोलते हैं कि हम तो मुसलमानों की ही पार्टी हैं। ये हम लोग नहीं बोल रहे, तो स्टेटमेंट उनका आया है, तो हमें बोलने की क्या है? सबको पता है देश में जो भी हो रहा है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि डेमोक्रेसी में सब लोग जानते हैं कौन क्या हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस भी कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, आप उस नाम पे वोट ले रहे हैं, कम्युनलाइज करते हैं, तो वो उनका भी तो एलिगेशंस है ये। एक बात बताइए, दंगे का इतिहास उठा लीजिए और बीजेपी के शासनकाल में दंगों का देखिए नंबर्स, एक्सटेंट, और कांग्रेस का देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन पार्टी है जो दंगा कराती है और हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास करती है। आरएसएस का भय दिखाकर, बीजेपी का भय दिखाकर मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया गया। सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी जो बताती थी कि मुसलमान सबसे निचले पायदान में है, इससे बड़ा इंडाइटमेंट कांग्रेस का कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ही तो सत्ता में थी ना। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, देखिए एक चीज़ बता दीजिए जो मुसलमान के खिलाफ किया और नरेंद्र मोदी सरकार ने, अगर स्कॉलरशिप दिया है तो मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम युवाओं को स्कॉलरशिप दिया है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिया है, बहुत कुछ किया है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मौजूदा सरकार में अगर इतना ही काम हो रहा है माइनॉरिटी को लेकर, तो मुसलमान इतना डरे क्यों हैं इस वक्त? क्योंकि देखिए एक सिस्टमेटिक कैंपेन हमारे खिलाफ चलाया जाता रहा है, अभी भी चलाया जा रहा है, क्योंकि उनको एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत एक ग्रुप का पार्ट माना जा रहा है, और इससे आने में एक साइकोलॉजिकल जो रहा है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन लोग समझने लगे हैं। और बहुत भारी संख्या में मुसलमानों को ये लग रहा है कि नहीं, ये जो बताया गया गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो अगर गरीबों के लिए कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो गरीबों में मुसलमान भी आ गए, तो मुसलमान को ऑटोमेटिक मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा आप मुसलमान हैं, इसलिए कि आप गरीब हैं। तो आपको जो फ़ायदा मिल रहा है, निश्चित आप जानिएगा ना कि ये सरकार किसी के खिलाफ नहीं है। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की हम बात करते हैं, समावेशी सरकार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही मोदी जी का जो स्टेप है किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। तो आप भी इसमें शामिल हैं। ये मुसलमानों को भी लगने लगा है, थोड़ा वक्त लगेगा, कांग्रेस अपने पॉलिटिक्स के धरातल में पहुंच जाएगी, और उसके बाद लोगों को लगेगा नहीं ये सही है, क्योंकि कांग्रेस बहुत इनको अलग रखी मेन स्ट्रीम से। इनको हमेशा भय दिखाया गया कि नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ दो, घेटों में ही रहने दो, इनको मत छुओ, अगर ये रिफॉर्म की ज़रूरत है तब भी मत बोलो, इनको जैसे रहते रहने दो, क्योंकि इनका वोट चाहिए। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों को लेकर अगर मोदी सरकार इतना ही कंसर्न है तो एक भी मंत्री क्यों नहीं है? देखिए ये मैटर नहीं करता। मंत्री तभी होंगे ना जब आप जीत कर आएंगे, जीत कर तभी आएंगे जब उतनी श्रद्धा मुसलमानों की हमारे प्रति, हमारी राजनीति के प्रति होगी। निश्चित ही अगर होगी तो टिकट तो देगा। टिकट देखिए, जो टिकट पार्टी में बढ़ता है वो विनेबिलिटी में बनता है कि आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। कोई जीत के आएंगे तभी तो आप शासन में आएंगे, तभी आप अपने कार्यों को कर सकते हैं, अपने एजेंडा को फुलफिल कर सकते हैं। ये तो एक हकीकत है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए हम लोग कोऑप्ट करते हैं, लोग आते हैं, मंत्री भी बनते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मुसलमान मंत्री बनेगा तभी मुसलमान के लिए करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर डिपार्टमेंट जो है उसमें मुसलमानों के लिए भी बहुत स्कीम है, गरीब के लिए है, तो हर डिपार्टमेंट में आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो हिंदू मुसलमान के टर्म्स में हम लोग बातचीत ना करें, हम लोग कार्य पर करें कि किसी ने क्या किया। एक सवाल उठ रहा है सर कि जैसे मौजूदा सरकार में मोदी मित्र चलाया गया ताकि मुसलमान अल्पसंख्यक जुड़ पाए। दूसरा, पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कई सारी पहल की गई। तो आपको लगता है कि इस तरह के पहल से वो सेक्शन जो कहीं ना कहीं अब तक
नहीं जुड़ पाए बीजेपी से, वोट नहीं दे रहा है, तो मुसलमान खुल के आएंगे, वोट देंगे, जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये स्ट्रेटजी अपनाया गया था बीजेपी के विपक्षों के द्वारा, क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। डर तो रहता ही होगा उन लोगों में, ये पार्टी आएगी तो इसको हटाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक एक कदम फूंक फूंक कर रख कर आते हैं, कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स तो है नहीं। तो हिंदुओं को डिवाइड करो जाति के नाम पर, और मुसलमानों को यूनाइट करो धर्म के नाम पर, और इस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने काम किया। लेकिन अगर आप बोलेंगे हिंदू डिवाइडेड है तो मुसलमान भी डिवाइडेड है। क्या मुसलमान एक है? क्या वो अशरफ नॉन अशरफ नहीं है? क्या सबसे बड़ा जो मेजॉरिटी है मुसलमान 95% अंसारीज नहीं है, बैकवर्ड नहीं है वो? तो ये कैसे हो सकता है? अगर डेमोक्रेसी काम करेगी तो दोनों जगह काम करेगी ना। तो वहाँ तो आप एकदम मान के चल रहे तब यूनाइटेड है, और यहाँ मान के चल रहे हैं डिवाइडेड है। ये सोच की कमी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम डिवीज़न, जो सोशल डिविजन्स को, जो पॉवर्टी के नाम पर है, जो एक आप बोलते हैं इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसको बांटने की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो निश्चित ही डेमोक्रेसी तभी जीतेगा। लेकिन एक आपकी सरकार पर एलिगेशंस लगता है कि जो 20% है माइनॉरिटी, उसका डर दिखाकर आप 80% वोट जो है वो हड़प ले रहे हैं। नहीं, उसको 20% का डर 80% का तो हो ही नहीं सकता। ये बात और है कि कहीं कहीं देखिए ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो एक पॉलिटिक्स क्रिएट किया है, एक फियर क्रिएट किया है, तो पहली बार देखिए, अगर जैसे राम मंदिर की बात करें जहाँ से आपने शुरू की थी, राम मंदिर किसी माइनॉरिटी के खिलाफ तो है नहीं। आप इसको प्रो हिंदू बोलिएगा, मैं बोलूँगा नहीं, प्रो भारत है ये तो। ये इंडिया की सोच जो है ना, जो वेस्टर्न थिंकिंग है, जिससे आप सोचते हैं, अपने चीज़ों को गलत समझते हैं, मूर्ति पूजा को गलत समझते हैं, हमारी आस्था को गलत समझते हैं, सनातन को गलत समझते हैं। एक वेस्टर्न सोच है जो इम्पोज किया गया था, लेकिन उस सोच से बाहर आ रहा है देश। देश अपने पहचान को रियलाइज़ कर रहा है। एक कल्चरल रीजनरेशन और अवेकनिंग हो रहा है इस देश में, जिसमें सभी लोग हैं। मुसलमान क्या उस संस्कृति के पार्ट नहीं है, उस मोरालिटी के पार्ट नहीं है, उस धर्म के पार्ट नहीं है। हम लोग धर्म और पंथ को एक नहीं मानते। धर्म तो सबका, आपका धर्म और मेरा धर्म एक ही होगा, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, भगवान को आराध्य को आराधना की हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। धर्म राइटियसनेस है, वो पाथ जो मनुष्य को महान बनाता है। जी, आपने राम मंदिर की बात की, तो राम मंदिर के कई अग्रणी नेता रहे हैं, चाहे उमा भारती हो, साध्वी रीतम-भरा रहे हो, कई जो प्रोमिनेंट रहे हैं उस वक्त में। अब उन्हीं को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पता चला कहीं नहीं है वो, तो कम से कम उन नेताओं को सम्मान होना तो चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कहीं नहीं है, सबको इनविटेशन गया होगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिए, एक रिले रेस है। इस रिले रेस में कभी आप प्रोमिनेंट थे, आप उसको लीड कर रहे थे, उसके बाद रिले रेस आपने बेटन थमा दिया। लेकिन पार्टी जो है, एक संस्था, पार्टी कंसिस्टेंट रही है। हमारे मैनिफेस्टो पर हमेशा देखिएगा ये बोला गया कि वी विल वर्क फॉर फैसिलिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड राम टेम्पल। हमेशा बोला गया, हमने हमेशा बोला कि कोर्ट का रास्ता होगा, इसलिए सारे रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे, और कोर्ट के रास्ते से ये फैसला हो गया। तो हम कहीं नहीं देखते कि किसी को इग्नोर किया जाएगा। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अयोध्या में जो मंदिर राम जन्मभूमि को लेकर के पक्ष में, तो उसमें बीजेपी का क्या उसमें रोल, भूमिका रही उसमें? तो आप बता रहे हैं बीजेपी की भूमिका रही। प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी ने जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कभी गए थे सोमनाथ मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था। तो क्रेडिट तो आप लोग दे रहे हैं, हम लोग तो कमिटेड हैं। देखिए, आप क्रेडिट दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग कमिटेड हैं श्री राम के प्रति, क्योंकि श्री राम इस्टेब्लिश होने का मतलब, ग्रैंड राम टेम्पल का मतलब एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रतीक है इस देश का, जो हमें हमेशा इंस्पिरेशन देगा। और इसी कारण से मूवमेंट भी चला, हम उस मूवमेंट के पार्ट हुए। कोर्ट भी हमारा ही पार्ट है, कोर्ट भारत का ही कोर्ट है ना, उससे अलग तो नहीं है। और कोर्ट भी जो सही है गलत है वो करेगा। तो कोर्ट का फैसला आया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम सही थे, हमने गलत स्टैंड नहीं लिया था। तो इतने कार सेवक जो मारे गए, इतने लोग जिन्होंने आहुति दी, उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने सही बात के लिए दिया। तो जो लोग
गोलियां चलवाए। तो इसीलिए उमा भारती सवाल उठा रहे हैं कि क्रेडिट जो है वो कार सेवक को जाना चाहिए, बीजेपी को नहीं। बिल्कुल, कार सेवक को ही जाता है, बीजेपी में कार्यकर्ता को ही जाता है। और हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, एक रोल दिया जाता है। उमा भारती जी का भी रोल है। सबको याद किया जाएगा जब भी श्री राम मूवमेंट के बारे में याद किया जाएगा, जब भी इस भव्य मंदिर की बात होगी, तो इन सब का जो रोल रहा है, आप अगर लिखेंगे तो आप निश्चित ही लिखेंगे। इसको इतिहास गवाह है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी 2024 चुनाव को लेकर अगले कुछ दिनों में डेट अनाउंस हो जाएगी, तो आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा बनने जा रहा है? आप लोग क्या कुछ मुद्दा बनाएंगे और कैसे ओपोजिशन को काउंटर करेंगे इस पर? काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को सत्ता से उतारो। किसको वो लाना चाहते हैं, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। वो आपस में मिल भी नहीं सकते, सिर्फ मोदी विरोध में कोशिश करते हैं मिलने का, फिर देखते हैं कि आपस में ही इतना अंतर विरोध है। मुद्दों की राजनीति उनके पास है नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। और जो बीजेपी ने किया, जो भाजपा ने किया मोदी सरकार के 9.5 साल मान लीजिए, उसमें वर्सेस जो देश में हुआ। तो इसमें क्या मान रहे हैं कि इंडिया जो अलायंस है, ओपोजिशन सब मिलकर लड़ रहा है, तो उससे मुकाबला बीजेपी के लिए कितना कुछ टफ होगा? टफ क्यों होगा? हम तो अपने एजेंडा पर जा रहे हैं। हमने कार्य किया है और कार्य किया है। देखिए, एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड डेवलप हुआ है इस देश में, और वो ये है कि अगर आप कार्य कर रहे हैं तो लोग आपको मौका देते रहेंगे, और अगर सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं तो लोग आपको सत्ता से उतार फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी जी दूसरे बार प्रधानमंत्री बने, वो तीसरे बार और ज़्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप मेरे शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कार्य करके लोगों के पास जा रहे हैं, अपने कार्य पर बता रहे हैं कि हमने ये कार्य किया है और ये कार्य बाकी है, उसको भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि कार्य करके हम जाएंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन ओपोजिशन तो ये कह रहा है कि आप ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के आप जो है वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। भय किसको होता है? जो गलत करता है। जो गलत नहीं करता उसको भय क्यों होगा? आप सीबीआई लगा दिए, ईडी लगा दीजिए, आपने सारा कुछ लगा दिया था मोदी जी के पीछे जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी के पीछे जब वो गृह मंत्री थे गुजरात के। आप कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सब गलत था। तो ईडी सीबीआई सब बोलने वाली बात है। अगर आप सही हैं तो आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। और डर किस बात का? अगर ईडी भी तो आपकी एजेंसी है ना देश की, सीबीआई भी आपकी एजेंसी है। मान लीजिए सीबीआई इंक्वायरी करो भाई, इंक्वायरी क्या दिक्कत है? हम एक सिटीजन है, करो, क्या दिक्कत है? अगर हमने नहीं किया, लेकिन आपने जो पाप किया है, पाप का घड़ा भर चुका है। आपने बहुत करप्शन किया, बहुत लूटा है देश को। आप बताइए, आज करीब अगर इतने बेनिफिशियरीज, फेक बेनिफिशियरीज थे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स को लेते थे, करोड़ों करोड़ जो निकाला गया, ये कौन लोग थे? किसने कराया? ये आधार का किसने अपोज किया? तो ये सब चीज़ सोचने की बात है, और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत करप्ट लोग हैं, और इसको गैंगिंग ऑफ द करप्ट बोल दीजिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं। क्या लालू यादव जी इनके मसीहा हैं? अब ये बताइए कौन लोग हैं ये लोग? तो कांग्रेस की बात तो आपको नेशनल हेराल्ड केस आपको पता ही है क्या हुआ। इससे बड़ा मैनिपुलेशन और फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। तो ये कौन लोग हैं और ये मोदी जी कैसे सामना करेंगे? मोदी जी के खिलाफ एक शब्द भी बता दीजिए, आप कोई करप्शन के केस बता दीजिए। इन्होंने बड़ा कोशिश किया था जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अब बड़ा लिस्ट बनाया केस का, एक जुडिशियल कमीशन हो, ये सब प्रूव हो गया फेक था। मोदी जी ऐसा किसी के लिए कुछ करते ही नहीं है। तो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और देश के सामने बहुत खुला चॉइस है, देश को पता है क्या करना है, और भले ही लोग इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि लेकिन सर अभी केजरीवाल को 4 ईडी का सम्मान, उधर हेमंत सोरेन, उधर बघेल, तो हर जगह जो सम्मान जा रहा है, तो ओपोजिशन तो ये एलिगेशन लग रहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार ओपोजिशन को सम्मान दिलवा के डरा रही है। हमने तो एलिगेशन नहीं लगाया। हमने तो नहीं बोला तुम लिकर घोटाला करो, हमने तो नहीं बोला पॉलिसी को इतना चेंज करो कि सरकार को नुकसान हो जाए। ये आपने किया। आपने किया तो कुछ सोच के किया होगा। तो अगर आपके पास समझ जाता है तो आपको जवाब देना चाहिए। वही हेमंत सोरेन जी के साथ है। अगर आपने कुछ किया है तभी जा रहा है ना, नहीं किया तो नहीं जा रहा होगा। सबको क्यों नहीं जा रहा है? और अगर जा रहा है तो आप इसको राजनीति बोलेंगे। क्यों राजनीति? क्यों? क्या हमारी एजेंसीज खुला काम नहीं कर सकती? मोदी जी ने खुला राइट दिया हुआ है कि आप अपना कार्य करिए। और अगर गलत समझ जा रहा है तो आपको अपने संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। जुडिशरी है जो गार्जियन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का,
क्या जुडिशरी ने रिलीफ दिया आपको? कितने दिन से जेल में पड़े हुए हैं? कुछ तो एविडेंस होगा, तभी तो है ना। एविडेंस नहीं होता तो तुरंत बेल मिल जाता, राजनीतिक से प्रेरित होते तो। ऐसा कुछ है ही नहीं, लोगों को पता एविडेंस है क्लियर, उसमें बोलना ये बात बचकाना है। और लोगों को समझ है इस बात की, लोग बात करने लगे हैं कि एक मूवमेंट आया था अन्ना जी का, इतना प्योर मूवमेंट था करप्शन के खिलाफ, उस मूवमेंट को गंदा कर दिया आपने। आज अन्ना जी उनके साथ नहीं है, कैसे? लेकिन अब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी कह रही, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, उससे पहले केजरीवाल कैंपेन कर रहे हैं, तो वो रोकने के लिए लगातार केजरीवाल को ईडी का वो बोल सकते हैं, इतना छोटा काम मोदी जी नहीं करने वाले। मोदी जी ने बहुत बड़ी लकीर खींची है विकास की, उस पर आके डिबेट किया जाए। कहाँ है छोटे मोटे चीज़ को, ये तो एजेंसीज डील करेगी। मोदी जी को इससे क्या मतलब है? जो पूरे देश में जो एनर्जी मोदी जी डालते हैं, अपने हर भाषण में जो बताते हैं, जो उन्होंने किया है, जब कोई करता है तभी बताता है ना। उसका कोई काट है क्या कांग्रेस के पास? लेकिन सर, आपके सरकार पर आरोप लगता है कि जहाँ आपकी सरकार बनती है वहाँ तो ठीक है, और जहाँ नहीं बन रही है वहाँ तोड़ के बना लो, चाहे महाराष्ट्र हो या इससे पहले कर्नाटक हो, अलग अलग जगहों पर। तो ये एलिगेशंस लगता है कि चाहे पैसा हो, मसल हो, जहाँ जो हो, लोटस जो ऑपरेशन लोटस चलाओ, सरकार बना लो वहाँ पे। पता नहीं ऑपरेशन लोटस क्या है, ये तो हमें नहीं पता। आप लोगों का दिया हुआ एक अच्छा नाम है। लेकिन एक बात बताइए, महाराष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र में मैंडेट किसके पास था? बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़े थे। जी लड़े थे, बीजेपी शिवसेना के पास था। बीजेपी बड़ी पार्टी मर्ज की, शिवसेना को कौन तोड़ के ले गया? बीजेपी ले गई क्या? तो अनएथिकल था ना जाना, जब आपने चुनाव में साथ मांगा। तो आपने भी तो सरकार नहीं, बनना हमने नहीं थी किया। पवार के साथ उसके बाद आप अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेजोरिटी से लोग आपको छोड़ दे रहे हैं आपके तानाशाह रवैया के कारण, और आपने गलत डिसीजन लिया इस कारण से। आप कांग्रेस के साथ गए, इस कारण से छोड़ देते हैं आपको, और हमारे साथ आके मिलते हैं तो आप बोलते हैं ऑपरेशन लोटस हो गया। अरे आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप पड़ोसी को दोष दे रहे हैं। हम तो फिर भी भाईचारा निभाए, अलायंस पॉलिटिक्स का धर्म को निभाए। और निश्चित ही अगर कांग्रेस के बड़े नेता आकर बोलते हैं कि नहीं कांग्रेस में हमारा दम घुट रहा है, और हम भाजपा में जो मोदी जी की राजनीति है विकास की करने चाहते हैं, तो इसमें बीजेपी को क्या करना चाहिए? उनको नहीं मौका देना चाहिए, देना चाहिए ना। क्योंकि सबको अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि मोदी जी की राजनीति सही है और इसका पार्ट बनना चाहिए, और कांग्रेस की राजनीति नेगेटिव है, तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। तो वही बीजेपी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने कहा कि हम एकला चलो रणनीति पर चलेंगे। तो ऐसे में जब एक तरफ इंडिया अलायंस बीजेपी को टक्कर देने में लगी है, उसकी कोशिश थी कि हम एक सीट एक उम्मीदवार हो बीजेपी के खिलाफ, ऐसे में मायावती का अलग चलना, ये लगता है कि आपको बीजेपी का रास्ता एकदम साफ कर रही है वो इस स्ट्रेटजी से उत्तर प्रदेश में, जहाँ 80 लोकसभा की सीट है। देखिए, एक समय था कि ये तीनों साथ थे, फिर भी बीजेपी का कुछ नहीं कर पाए थे। एक समय था जब कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आई, बीजेपी का कुछ नहीं कर पाया। बीजेपी अपना आगे बढ़ते रही। और आज तो जो मोदी जी का एजेंडा योगी जी ने इम्प्लीमेंट किया है उत्तर प्रदेश में, अक्षरशः, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका कटआउट है टास्क। मोदी जी ने एक मॉडल विकास का डेवलप किया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, लोग आपके साथ आ जाएंगे। और योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है, और बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है जो कानून व्यवस्था में सुधार किया उन्होंने। तो आप आज मान के चलिए किसी से भी बात कर लीजिए, वो बात करते नहीं। हम बीजेपी को चाहते हैं दोबारा, क्योंकि बीजेपी तो एक प्रतीक है, चिन्ह है गुड गवर्नेंस का। और देखिए बाकी जगह भी आए, सभी लोग आए, बीजेपी आई, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है। जो 2-4 सीट चला गया था, शायद वो भी ना जाए इस बार जी। और देखिए, तो इस बार 2024 चुनाव में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो कि क्या मुद्दे होंगे और कितनी सीटें आप लोग उम्मीद है कि आ जाएंगी? देखिए, मुद्दा एक ही होगा, मोदी। मोदी मतलब गवर्नेंस, और कोई मुद्दा होने वाला नहीं है। और निश्चित ही हम 350 सीट पार करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि पिछले बार के चुनाव को आप एनालाइज करिए तो बहुत सी सीट थी, 150 सीट से ज़्यादा थे, जहाँ हम 50% से ज़्यादा वोट लाए। सारे लोग मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। ये हमारा घमंड नहीं है, हमें गर्व है कि हमने विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाया। और मोदी जी जैसा नेतृत्व है हमारे पास, जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। एक मोदी ऐसा नाम है कि आप विश्वास नहीं करिएगा। मैं बताता हूँ, मैं चतरा से आता हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। वहाँ एक गांव है पिंडारकोन, चतरा के बारे में आपको पता होगा कि नक्सल अफेक्टेड एरिया, इस देश का सबसे बड़ा नक्सल अफेक्टेड एरिया था चतरा।
अभी थोड़ा कम हुआ है। पिंडारकोट में अभी भी वहाँ जाइए तो पूरा नक्सल, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। मैं गया था वहाँ, हम लोग तो आपको पता ही, पत्रकार लोग चले ही जाते हैं जी। नेतागिरी में, तो अभी आए हैं, चले गए। पहले उन्होंने बोला कि कोई नेता यहाँ आता नहीं था। जब हमने बात किया लोगों से, गरीब लोगों से, तो जब भी मोदी जी का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक दिखता है, एक विश्वास दिखता है कुछ होगा। ऐसा विश्वास हमने कभी नहीं देखा। जब मैं पत्रकार था तो मैंने बहुत से नेताओं को कवर किया, बहुत आश्चर्य हुआ हमें। और वहाँ हमने देखा कि मोदी जी का शौचालय पहुँचा हुआ है, वहाँ हमने देखा कि बिजली पहुँचा हुआ है। मैंने लोगों को गजब लगता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो बोलते नहीं, मोदी जी का जो स्लोगन है ये वहाँ से निकलता है। और इस चीज़ को जब समझ जाएंगे ना हमारे जो विपक्ष हैं, और आप लोग तो समझते हैं लेकिन आपका काम है हमसे प्रश्न पूछना, तब समझ में आएगा कि ये मोदी फिनोमिनन क्या है इस देश में। एक आखिर में सवाल कि क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपने जिम्मेदारी निभाई है, तो क्या अब टिकट लेके आप चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में होंगे? क्योंकि बीजेपी कई नए चेहरे को कह रही कि इस बार चुनाव में उतारेगी, तो क्या आप भी उतरेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आप पूछ दिए। हमारे पास स्टैंडर्ड आंसर भी है, लेकिन आपको मैं एक दूसरा आंसर देता हूँ। बहुत लोग होते हैं फेंस में ताली बजाते हैं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि खुद खेले। लेकिन कौन खेलेगा ये कॉम्पिटेंस पर डिसाइड होगा, विनेबिलिटी पर डिसाइड होगा। किसको टिकट देना है नहीं देना है ये पार्टी बहुत साइंटिफिक तरीके से डिसाइड करती है, और पार्टी जिसके लिए डिसाइड कर देगी वो जीतेगा। किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम इतना बड़ा हो गए हैं कि चुनाव जीत के आ गए। सभी मोदी जी हनुमान हैं, उनके कंधे पर जो बैठेगा वह सागर पार कर जाएगा, उसी को मौका मिलेगा। ये मोदी का चुनाव है और किसी को भी आप दे दीजिए वो आदमी जीत जाएगा। डिसाइड करना है नेतृत्व को कि किसको क्या रोल देना है, और उस रोल में जो देगा हम सबको कार्य करना है। जी, हम लोग बीजेपी में हैं तो ये बात मान के चल रहे हैं। तो अपनी महत्वाकांक्षा सबकी होती है कि फुटबॉल में हम भी एक किक लगाएं, हम भी खेलें, लेकिन महत्वाकांक्षा जो है ये पार्टी की डिसिप्लिन में हमेशा बंधी रहती है। जी। तो जाहिर तौर पर यह तय है कि अयोध्या राम जन्मभूमि और मंदिर का जो मामला है इस वक्त इस चुनाव में ज़ोर शोर से उठेगा। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी इसका श्रेय लेने के लिए, और ऐसे में इंडिया अपोजिशन के पास इसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी और कितना प्रभावी होगी, ये देखने वाली बात होगी। और सुदेश जी, आपने संवाद में भी पहले पॉडकास्ट को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।